तक उक्रेती और रिपब्लिक ईबिक्स कैश स्टूडियो से आपको बता रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। अफगानिस्तान में तालिबान राज। जी हां, अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा। काबुल बचा था और काबुल भी पहुंच गया तालिबान, और अब तालिबान सरकार अफगानिस्तान में। इसके मायने क्या है? एक एक बड़ी खबर काबुल से सीधे रिपब्लिक भारत आपको दिखा रहा है। एक एक तस्वीर, वहां पर सत्ता हस्तांतरण की शक्ल बदल रही है काबुल की और अफगानिस्तान की। एक एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शुरुआत में बड़ी खबर से कर रही हूं। बड़ी खबर इस वक्त जो अफगानिस्तान से आ रही है, अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान आया है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि जो लोग काबुल में हैं वो सुरक्षित हैं। जी हां, अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री का कहना है कि काबुल के नागरिक ना घबराएं, उनसे ना घबराने की अपील की है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री यानी कि अशरफ गनी सरकार के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि जो लोग काबुल के नागरिक हैं वो ना घबराएं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। बड़ी बात यह कि तालिबान के साथ सत्ता हस्तांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ पावर को लेकर बातचीत अभी भी जारी है। ऐसे में ये लोग ऐसे में जो लोग काबुल के अंदर हैं, अफगानिस्तान में हैं, उनके लिए उनका भविष्य क्या है, इसे लेकर आपने देखी किस तरह की अफरा तफरी काबुल में मची हुई है। गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। अब काबुल छोड़कर जाना चाह रहे हैं, लेकिन जाए तो जाए कहां? और बड़ी खबर आपको बता रही हूं कि यूएन चीफ की तालिबान से अपील की है। यूएन चीफ ने तालिबान से अपील की है। उन्होंने कहा है कि यहां अफगानिस्तान में हिंसा रोके तालिबान। यूएन चीफ ने अपील की है तालिबान से, हिंसा रोके तालिबान। यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र की तरफ से अपील आ गई है कि हिंसा का रास्ता छोड़े तालिबान, क्योंकि कई मासूमों की जान दांव पर है। और इसीलिए अब यूएन चीफ कह रहे हैं कि हिंसा का रास्ता छोड़े तालिबान। ये पूरी दुनिया अब जान चुकी है कि किस तरह से तालिबान के हाथ में सत्ता पहुंच चुकी है और अब अफगानिस्तान का भविष्य तालिबान के हाथ में है। ऐसे में बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं कि तालिबान से अपील की है हिंसा का रास्ता छोड़ने के लिए यूएन चीफ ने। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रही हूं। बड़ी खबर इस वक्त की, यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र की अपील आई है। संयुक्त राष्ट्र कह रहा है कि हिंसा का रास्ता छोड़े, क्योंकि जो तस्वीरें आपने देखी हैं, तालिबान का दूसरा चेहरा क्रूरता है, तालिबान का दूसरा चेहरा हिंसा है। और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चिंतित है इस वक्त जो अफगानिस्तान में हो रहा है। जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रही हैं, अफगानी फिल्म मेकर सायरा की है, जिन्होंने ये वीडियो जारी किया और कहा कि चिंतित है महिलाएं अपनी रक्षा को लेकर, और वो खुद काबुल छोड़कर भाग रही हैं। और जो तस्वीरें काबुल से आ रही हैं, एक एक तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूं। ये तस्वीर देखिए। काबुल के अंदर जब दस्तक दी है तालिबान ने, तो जो वहां पर एडवर्टाइजमेंट थे या फिर दीवारों पर जो महिलाओं की कोई तस्वीर थी, उन पर पेंट किया जा रहा है। यानी कि महिलाओं की किसी भी तरह की कोई तस्वीर सार्वजनिक मंच पर नहीं नजर आनी चाहिए। हम बार बार आपसे कह रहे हैं, तालिबान का दूसरा चेहरा क्रूरता है और महिलाओं को किस तरह से उनके लिए जिंदगी नर्क है इस तालिबान राज में। फुल फ्रेम तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें जो कि अफगानिस्तान से काबुल से आई हैं, जो महिलाओं की तस्वीरें किसी एडवर्टाइजमेंट के लिए यानी कि किसी विज्ञापन के लिए दीवार पर लगी हुई थी, उन सब पर पेंट किया जा रहा है, क्योंकि ये तस्वीरें, महिलाओं की किसी तरह की ऐसी कोई तस्वीर शहर में नहीं नजर आनी चाहिए। अब सोचिए, जहां पर महिलाओं की तस्वीर नहीं नजर आ सकती, वहां महिलाओं का भविष्य क्या होगा? जहां महिलाओं की तस्वीरें नजर नहीं आ सकती, वहां महिलाओं के लिए आने वाले समय में भविष्य क्या होगा? और इसीलिए महिलाएं भाग रही हैं। महिलाओं के लिए इस वक्त मुश्किल स्थिति अफगानिस्तान में, क्योंकि हमने तालिबान का क्रूर चेहरा देखा है। अब मैं जल्दी से आपको बताती हूं कि ये तालिबान की टीम यानी कि अफगानिस्तान में तालिबान का चेहरा कौन कौन है, कौन कौन लोग हैं जो तालिबान में अफगानिस्तान पर रूल करने वाले हैं, शासक होंगे। टीम तालिबान, हिबतुल्लाह अखुंदजादा 2016 से तालिबान का प्रमुख है, और
राजनीतिक, धार्मिक और सैन्य प्रमुख माना जाता है, यानी जो भी धार्मिक मामले हैं उन पर आखिरी मोहर, हर फैसले पर अंतिम मोहर अखुंदजादा की ही है। चेहरा गौर से देख लीजिए, और ये चेहरा है अब्दुल गनी बरादर, मुल्ला बरादर, यानी वो चेहरा जो अफगानिस्तान का राष्ट्रपति हो सकता है, तालिबान का वो चेहरा जो इस वक्त भी जो समझौता हो रहा है अफगान सरकार से वो मुल्ला बरादर ही कर रहा है तालिबान की तरफ से। तालिबान का उप राजनीतिक प्रमुख है मुल्ला बरादर, और मुल्ला बरादर आने वाले समय में अफगानिस्तान में नेतृत्व कर सकता है तालिबान का सह संस्थापक है। मैं आपको बता रही हूं तालिबान के वो चेहरे जो कि अफगानिस्तान में तालिबान राज के चेहरे होंगे। तालिबान का उप प्रमुख मोहम्मद याकूब, जल्दी अगर दिखाएंगे, मोहम्मद याकूब जो कि तालिबान संस्थापक मुल्ला उमर का बेटा है। जी हां, मोहम्मद याकूब मुल्ला उमर का बेटा, सैन्य ऑपरेशंस कमांडर यानी कि जो मिलिट्री विंग है उसका कमांडर है, उसको लीड करता है। सिराजुद्दीन हक्कानी जो कि तालिबान का उप प्रमुख है और हक्कानी नेटवर्क का प्रमुख है। ये तालिबान का एक और चेहरा अफगानिस्तान में। वहीं मुल्ला अब्दुल हकीम जो कि तालिबान का वरिष्ठ जज है। तालिबान कानून का कर्ता धर्ता है, यानी कि जो भी क्रूरता बर्बरता तालिबानी कानून में वो इसी मुल्ला अब्दुल हकीम की देन है। मैं अपने मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहती हूं। तस्वीर आपको दिखाती हूं मुल्ला बरादर की। मुल्ला बरादर कौन है जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। मुल्ला बरादर की तस्वीर गौर से देखिए, तालिबान के 4 संस्थापकों में से एक, लेकिन ये चेहरा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हो सकता है अब तालिबान के शासन का चेहरा। 1994 में तालिबान की शुरुआत की। मुल्ला बरादर तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर का सहयोगी है और उस समय भी तालिबान का चेहरा रहा जब पहली बार तालिबान ने अफगानिस्तान के शासन को टेक ओवर किया था। 80 के दशक में सोवियत अफगान युद्ध में शामिल रहा, यानी कि तालिबान का एक प्रमुख चेहरा तालिबानी शासन में उप रक्षा मंत्री बना था जब पहले, यानी कि तालिबान पार्ट 1 में। और अब जब तालिबान का शासन अफगानिस्तान में होगा तो ये चेहरा हो सकता है। आईएसआई ने कराची में अरेस्ट भी किया है 2010 में। मुल्ला बरादर के बारे में थोड़ी देर पहले मेजर गौरव आर्य आपको बता रहे थे कि किस तरह से पाकिस्तानी जेल में रहा है मुल्ला बरादर। 2018 में पाकिस्तान ने रिहा किया था। मुल्ला बरादर हो सकता है अफगानिस्तान में चेहरा। मेरे साथ मेजर गौरव आर्य जुड़ रहे हैं, मेरे साथ सीनियर फेलो ओआरएफ सुशांत सरीन जुड़ रहे हैं। जी, मैं सुशांत जी पहले आपके पास आ रही हूं। सुशांत जी, जो तस्वीरें मैं दिखा रही हूं, लगातार खबरें आ रही हैं, लगातार खबरें अफगानिस्तान से, और तस्वीरें बहुत डिस्टर्बिंग हैं। जिस तरह से लोग शहर छोड़कर भाग रहे हैं, देश छोड़कर भाग रहे हैं, लेकिन जाए तो जाए कहां? इस वक्त अफगानिस्तान की स्थिति वो है, जो निकल गया वो शायद एक रिलीफ महसूस कर रहा है कि इस देश से निकल पाए। देखिए, जो निकल भी जाएगा वो खाना बदोश की जिंदगी काटेगा, तो मुझे नहीं लगता कि वो भी कोई बहुत ज्यादा ऑप्शन है, अनलेस उनकी पहले से कहीं विदेश में कोई बेस बनी हो। लेकिन बहुत सारे लोग जिनकी बेस नहीं है और अपने घर से उजड़ करके दूसरे मुल्क में जाके रहेंगे, तो उनके लिए भी कोई बहुत अच्छी जिंदगी तो नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि तालिबान की हुकूमत में रहने से तो बेहतर ही होगा जो कुछ भी होगा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं निकल पाएंगे। और जो अफरा तफरी का आप माहौल देख रहे हैं, लोग शायद अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, अपने गांव की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर हो सकता है कि जो जिस कबीले से वो हैं, जिस परिवार से वो हैं, वहां पर उनको कोई ज्यादा महफूज हो जाए वहां पर वो जा करके, ताकि बहुत बड़ा परिवार अगर है या एक क्लैन है या एक कबीला है तो वहां पर कोई प्रोटेक्शन मिल जाए। क्योंकि देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि अफगानिस्तान में बहुत सारे लोग, खास तौर काबुल में, ऐसे होंगे जो कोई बहुत ज्यादा विश्वास कर रहे होंगे तालिबान की जो आश्वासन तालिबान दे रहे हैं उसके ऊपर। और अभी तो वो अफरा तफरी का माहौल बिल्कुल समझ में आने वाली बात है, और हालात बद से बदतर होंगे। लेकिन हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं कि तालिबान दुनिया को एक चीज बताते हैं, लेकिन जमीन पर जो उनकी हरकत है वो बिल्कुल उससे मुख्तलिफ है। फॉर एग्जाम्पल, दुनिया को वो बता रहे हैं कि भाई हम लड़कियों को कॉलेज जाने देंगे, स्कूल जाने देंगे, अपनी जिंदगी काटने देंगे, लेकिन हेरात में जहां पर वो काबिज हुए, हमने देखा कि वहां पर कॉलेजेस को बंद कर दिया गया, लड़कियों को बोला गया कि आप वापस घर जाइए। बहुत सारे एरियाज, छोटे जगहों पे जो ग्रामीण इलाके हैं,
वहां पर जिस तरीके का सलूक औरतों के साथ किया, या उन लोगों के साथ जो पुरानी जो सरकार थी, हुकूमत थी, उस पे कहीं ना कहीं पे वो कोई ना कोई कार्य कर रहे थे, उनको बदले का निशाना बनाया गया, उनको मारा गया। जिस तरीके से लोगों को ऊपर आरोप लगा करके उनके हाथ काट दिए गए हैं, मुंह काले कर दिए गए हैं, और वो तमाम जो यातनाएं जिनके लिए ये एक लिहाज से इनफेमस है, वो सारी यातनाएं दी जा रही हैं। तो मेरे ख्याल लोगों में वो खौफ भी है कि ये आके पता नहीं क्या कहर ढाएंगे हमारे ऊपर, लेकिन एक हताशा भी है कि जैसे आपने कहा कि जाएं तो जाएं कहाँ। आपने जो तस्वीरें दिखाई, जिन तस्वीरों के बारे में आप बता रहे थे सुशांत जी, मैं एक बार तस्वीरें दिखाती हूं। एक बार मैं तस्वीरें दिखाती हूं कि तालिबान, जिनके लिए 2 दिन पहले तक कहा जा रहा था कि शायद 30 दिन में काबुल पर कब्जा कर ले, कैसे 2 दिन में काबुल पर काबिज हो गया ये तालिबान। आखिर ये शक्ति कहां से आ रही है? ये तस्वीरें देखिए, ये वो हथियार है जो अफगान सरकार से इस तालिबान ने जब्त किए, और इन हथियारों पर अब तालिबान का कब्जा है। ये वो हथियार है जो अमेरिकी सेना ने अफगान सरकार को दिए हैं, अत्याधुनिक हथियार, जिनमें पिस्टल्स हैं, जिसमें ऑटोमेटिक राइफल्स हैं, और ये सारी तस्वीरें, ये सारे हथियार किस तरह से जखीरा है जिसे अफगान सरकार से तालिबान ने ले लिया। अब दूसरी तस्वीर आपको दिखाती हूं, दूसरी तस्वीर उस भगदड़ की जो कि काबुल शहर, ये देखिए, जैसे ही काबुल में दाखिल हुआ है तालिबान, उसके बाद देखिए किस तरह से तालिबानी जो लड़ाके हैं वो अंदर घुसते चले जा रहे हैं। और यही तस्वीरें सरकारी इमारतों का भी यही हाल हो रहा है काबुल में। ये ट्रैफिक जाम देखिए, इस तरह की ट्रैफिक जाम की तस्वीरें अगर आपने कभी देखी हो, लेकिन ये जाम जान बचाने को लेकर है, जिंदगी बचाने को लेकर है, क्योंकि काबुल से हर कोई निकलना चाहता है, ले तो अपना बोरिया बिस्तर बांध कर निकल तो चुके हैं, लेकिन जाए तो जाए कहां, क्योंकि एयरपोर्ट तक पर पहले फ्लाइट्स इवैक्यूएशन के लिए उन्हें जगह दी गई है, क्योंकि अलग अलग दूतावास जो वहां पर मौजूद हैं, वहां से लोग इवैक्यूएट कर रहे हैं। बड़ी खबर मैं इस वक्त की आपको बता रही हूं। बड़ी खबर जो आ रही है वो ये कि जर्मनी काबुल में अपना दूतावास बंद कर रहा है। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रही हूं। काबुल वो शहर जहां पर लगातार अलग अलग देशों के दूतावास मौजूद है, काबुल में अपना दूतावास बंद करेगा जर्मनी। अपना दूतावास अब जर्मनी काबुल में नहीं रखेगा, यानी कि अब ये स्वाभाविक है, क्योंकि धीरे धीरे जिस तरह से काबुल में टेक ओवर हो रहा है, अलग अलग देशों के दूतावास हैं, वहां पर अलग अलग देशों के नागरिक रह रहे हैं, इसीलिए काबुल महत्वपूर्ण रहा है। अब यहां पर एक फॉर्मूला वर्कआउट हो रहा है कि किस तरह से अशरफ गनी सरकार और तालिबान के बीच अगर ये फॉर्मूला बन जाए तो इवैक्यूएशन आसान होगा। सुरक्षा की बात कर रहे हैं बार बार अशरफ गनी और उनके मंत्री कि जो काबुल के नागरिक हैं उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं करनी चाहिए, अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित ना रहें, क्योंकि उन्हें एक सेफ पैसेज दिया जाएगा। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं क्योंकि कुछ दिन पहले तक ऐसा लगता था कि अफगानिस्तान के कुछ हिस्से तालिबान के कब्जे में है, लेकिन अब पूरा का पूरा अफगानिस्तान तालिबान के शिकंजे में है। और मैंने आपको वो चेहरे भी दिखाए जो तालिबान शासन के चेहरे तालिबान में हो सकता है। सुशांत जी, मैं आपके पास, सुशांत जी, जिस तरह से मुझे लगता है कि ये मान कर चल रहे थे हम, क्योंकि यहाँ काबुल में अलग अलग देशों के दूतावास हैं, एक एक करके ये दूतावास बंद भी होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात, 2 दिन पहले तक हम कह रहे थे कि 30 दिन लगेंगे, 60 दिन लग सकते हैं काबुल तक पहुंचने में। 2 दिन में पूरा अफगानिस्तान तालिबान के हाथ में। देखिए, ये सिर्फ 2 दिन का खेल नहीं है, ये खेल तो शायद चंद हफ्तों से चल रहा है। लेकिन मेरे ख्याल दीवार पे लखाई तो आ गई थी कि भाई ये क्या हालात क्या बनने वाले हैं। जब शुरू दिन से हमने ये देखा कि 1-2 जगहों को छोड़ करके कोई रेजिस्टेंस नहीं हुई अफगान सेना द्वारा, और जहां पर तालिबान पहुंचते थे वहां पर उस जगह की जो जिसे आप कहते हैं कि किले की चाबी दे दी जाती थी उनके हाथ में, और जिस रफ्तार से तालिबान आगे बढ़ रहे थे तो वो मतलब ये बात समझ में आने वाली नहीं थी। ऐसा तो नहीं था कि अफगान फौज के पास हथियार नहीं थे, साजो सामान नहीं था, ट्रेनिंग नहीं थी, सब कुछ था, लेकिन शायद डायरेक्शन नहीं थी, लेकिन सबसे जरूरी शायद मनोबल नहीं था लड़ाई लड़ने का। और ये था कि भाई ये हारी हुई लड़ाई को लड़ने का क्या फायदा है। और शायद पर्दे के पीछे भी बहुत सारी चीजें हो रही थी जिसने उनको कन्विंस किया कि भाई आप हथियार डालते रहिए। कुछ डील्स हुई, वो सब कुछ हुआ जो अफगानिस्तान में 5000 साल से होते आ रहा है।
तो वो कोई नई बात नहीं है उस लिहाज से। और उससे जो एक अच्छी चीज है वो ये है कि सत्ता परिवर्तन कम से कम खून खराबे के बिना हो सकता है, लेकिन जब सत्ता परिवर्तन इस तरीके का होता है कि तालिबान टाइप की सत्ता आ जाए तो फिर खून खराबा तो होगा, वो सत्ता परिवर्तन के टाइम पे हो या ना हो, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद होगा, लेकिन होगा तो सही। मुझे नहीं लगता कि लोगों को कोई बहुत ज्यादा विश्वास है कि तालिबान वो सब कुछ काम नहीं करेंगे जिनके लिए वो कुख्यात है। जी सुशांत जी, मैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर बता दूं, क्योंकि देखिए जो घटनाक्रम चल रहा है अफगानिस्तान में, लगातार किस तरह से खबरें आ रही हैं काबुल से। बड़ी खबर इस वक्त की जो अफगानिस्तान से, जो काबुल से आ रही है, वो ये कि अफगान सरकार ने तालिबान को चेतावनी दी है। जी हाँ, बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है कि अफगान सरकार ने तालिबान को चेतावनी दी है, काबुल में ना घुसने की चेतावनी दी है, तालिबानियों पर गोली चलाने का आदेश दिया है। यानी कि कहा गया है कि अगर तालिबान काबुल में टेक ओवर करने की कोशिश करता है तो उन पर गोली भी चलाई जा सकती है। अब सोचिए इस घटनाक्रम को कैसे समझा जाए, क्योंकि एक तरफ प्रेसिडेंशियल पैलेस में बातचीत हो रही है, कोई एक फॉर्मूला कॉम्प्रोमाइज का, समझौते का तैयार होने की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ अफगान सरकार यह भी कह रही है कि अगर आपने यहां पे टेक ओवर की कोशिश की तो गोलियां चलाई जा सकती हैं, तालिबानियों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया जाएगा। यह बड़ी खबर मैं बता रही हूं काबुल से, जहां पर कहा जा रहा है कि अगर तालिबान के लड़ाकों ने, इन तालिबानियों ने काबुल में जबरदस्ती सत्ता पर काबिज होने की कोशिश की तो इन पर गोलियां चलाई जाएंगी। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता रही हूं। तस्वीरें लगातार जैसे जैसे तस्वीरें काबुल से आ रही हैं, एक एक तस्वीर सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर मैं आपको दिखा रही हूं, क्योंकि वहां पर घटनाक्रम लगातार बदल रहा है। नजीबुल्ला आजाद हमारे साथ सीधे अफगानिस्तान से जुड़ रहे हैं। नजीबुल्ला आजाद जो कि प्रेसिडेंट गनी के एक्स नेशनल स्पोक्समैन है। नजीबुल्ला आजाद के पास मैं एक बार जा रही हूं सीधे अफगानिस्तान से, नजीबुल्ला साहब को सुनते हैं। नजीबुल्ला साहब, इस वक्त जो अफगानिस्तान में हो रहा है, पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त काबुल पर हैं। अशरफ गनी के इस्तीफे के बाद अब क्या होगा? जी अनफॉर्चुनेटली सिर्फ नजरें ही काबुल पे दुनिया की, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अभी तक तो रेजिग्नेशन की फॉर्मली रेजिग्नेशन की कोई बात नहीं, लेकिन बातचीत चल रही है और एक स्टेटमेंट तालिबान की तरफ से भी 2 घंटा पहले, तकरीबन 3 घंटे पहले आया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम काबुल पे बाय फोर्स टेक ओवर नहीं करेंगे, बल्कि जो अभी प्रेसिडेंट पैलेस में जो एडमिनिस्ट्रेशन बैठी हुई है या अफगान गवर्नमेंट की जो लीडरशिप बैठी है, उनके साथ बातचीत के जरिए उनकी डेलीगेशन दोहरा रही है। तो बातचीत के बाद ही हम प्रॉपरली जो पावर ट्रांसफर है वो हो जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है अब यहाँ पे परेशानी तो काफ़ी ज़्यादा है कि कल क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन है दोनों तरफ से, अफगान गवर्नमेंट ने भी ये कहा अब काबुल की शहरियों से कि आप आराम से रहें, और तालिबान की भी जो स्टेटमेंट थी यही थी कि जो डेलीगेशन दोहा आएगी वो पीसफुली जो पावर ट्रांसफर है वो होगी, काबुल पे ये लोग चढ़ाई नहीं करेंगे। तो फिलहाल तो सूरत हाल यही है। मुझे नजीबुल्ला जी ये बताइए कि इस वक्त जो मैं तस्वीरें देख रही हूं, काबुल की जो तस्वीरें हमारे पास आई हैं, आप तो इस वक्त काबुल में मौजूद हैं, आप अफगानिस्तान से हमसे जुड़ रहे हैं, लोग भाग रहे हैं अपने घरों से, गाड़ियां सड़कों पर हैं, लेकिन ये लोग जा कहां रहे हैं? क्योंकि जो पूरा देश है अब तालिबान ने एक तरह से टेक ओवर कर लिया है, तो गाड़ी में बैठकर काबुल से जाएंगे तो जाएंगे कहां? एस्केप रूट क्या है? अच्छा, यहाँ पे एक गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ये लोग काबुल से नहीं भाग रहे, बल्कि ये ऑफिसेज में थे सुबह, और गवर्नमेंट ऑफिसेज में थे ज्यादातर, और प्राइवेट सेक्टर्स में भी थे। तो एक पैनिक क्रिएट हुआ अभी से 4-5 घंटे पहले के तालिबान एंटर हो रहे, तो लोग अपने ऑफिसेज से निकलकर घरों की तरफ जा रहे थे, मतलब इसी काबुल के अंदर ही, कि मतलब बाय फंस न जाए, ऑफिस में फंस न जाए, या मतलब रास्तों में फंस न हो जाए। तो वो सोशल मीडिया पे वो पैनिक क्रिएट हुआ कि तालिबान बाय फोर्स एंटर होने वाले या हो चुके हैं, तो लोग अपने ऑफिस से निकल के अपने घरों की तरफ भाग रहे थे। जी नजीबुल्ला जी, समझा जा सकता है, क्योंकि इस वक्त जो आपने बताया कि वहां पर एक पैनिक सिचुएशन हो गई, और जब देश में इतना बड़ा तख्ता पलट हो रहा हो, इतना बड़ा सत्ता हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफर ऑफ पावर हो रहा हो, तो ये समझा जा सकता है ये पैनिक, ये अफरा तफरी, ये डर जो इस वक्त काबुल में है। और आपने एक और बड़ी बात कही कि सिर्फ नजरें नहीं, अफगानिस्तान की
मदद करनी चाहिए और तमाम देश अफगानिस्तान की मदद के लिए किस तरह से आगे आ रहे हैं वो भी मैं कोशिश करूंगी कि उस पर मैं बात करूं और वो रिएक्शंस लूं, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। मैं एक बार अपने दर्शकों को बताती हूं कि आज सुबह से क्या क्या हुआ है काबुल में और किस तरह से तस्वीर बदली है, किस तरह से तस्वीर अफगानिस्तान की बदली है काबुल में आज सुबह से। क्योंकि सुबह से हम तस्वीरें लगातार हम खबर सुन रहे थे कि काबुल को एक तरह से घेर लिया है तालिबान ने, लेकिन आज क्या क्या हुआ वो भी एक बार दिखाते हैं। सुबह तकरीबन 10:30 बजे जलालाबाद पर कब्जा हुआ, यानी कि एक एक करके जो राजधानियां हैं उन पर कब्जा हो रहा था। 10:43 पर शरणार्थी काबुल छोड़ने लगे, ये काबुल छोड़कर जाने लगे क्योंकि एक डर था कि यहां तालिबान आ जाएगा। दोपहर 12 बजे काबुल के पश्चिम में मैदान वारदक पर तालिबान का कब्जा हो गया। उसके बाद 12:15 बजे पाकिस्तान ने बंद की तोरखम सीमा, क्योंकि यहां से उन्हें लग रहा था कि इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है। तोरखम सीमा बंद की गई। काबुल शहर में तालिबान की एंट्री, यानी कि 1:15 बजे 1:15 पर तालिबान ने किस तरह से अफगानिस्तान के 2 डिस्ट्रिक्ट्स में, काबुल के 2 डिस्ट्रिक्ट से माफ कीजिएगा, वो घुस गए और 1:25 पर अमेरिका दूतावास में इवैक्यूएशन प्रोसेस शुरू हो गया। अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए इवैक्यूएशन, उसके लिए चिनूक हेलीकॉप्टर्स भेजे, वो शुरू हो गया। 1:35 पर तालिबान ने कहा कि काबुल पर हिंसा से कब्जा नहीं करेंगे, यानी कि हिंसा से कब्जा नहीं करना है और इसीलिए वो बातचीत के जरिए इस पूरे मामले में आगे बढ़ेंगे। 1:40 पर अशरफ गनी ने कहा काबुल में गोली चल रही है। अशरफ गनी का बयान आया। वहीं सत्ता हस्तांतरण के लिए तालिबान राष्ट्रपति भवन रवाना हुआ तकरीबन 3 बजे के करीब, ये भारतीय समय अनुसार मैं बता रही हूं, सत्ता हस्तांतरण के लिए यानी ट्रांसफर ऑफ पावर। 3:25 पर यूएनएससी की आपातकालीन बैठक, यानी कि संयुक्त राष्ट्र की आपातकालीन बैठक अफगानिस्तान को लेकर, काबुल को लेकर। 3:43 पर राष्ट्रपति भवन पहुंचे अब्दुल बरादर, मुल्ला बरादर, जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि किस तरह से मुल्ला बरादर चेहरा हो सकता है तालिबान का अफगानिस्तान में। और इसीलिए मैं एक बार फिर से आपके पास आ रही हूं नजीबुल्लाह जी। ये कहा जा रहा है कि मुल्ला बरादर अफगानिस्तान में तालिबान का चेहरा हो सकता है। अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं मुल्ला बरादर के बारे में। जी देखें, पहली बात तो ये है कि अफगान गवर्नमेंट ने भी अभी तक ऑफिशियली तस्लीम नहीं किया कि तालिबान की लीडरशिप काबुल आ चुकी है। और तकरीबन 2-3 घंटे पहले जब अल जजीरा पे मैं ये बात कर रहा था तो तालिबान के स्पोक्समैन ने भी ये कहा कि तालिबान की लीडरशिप काबुल नहीं आई, बल्कि वो दोहा में अफगान डेलीगेशन का इंतजार कर रही है। रही बात मुल्ला बरादर की, तो वो काफी मतलब शुरू से ही तालिबान के साथ थे और फिर वो पाकिस्तान में अरेस्टेड हुए, काफी अर्सा वहाँ पे जेल में थे। अभी वो डेप्यूटी है तालिबान लीडरशिप की पॉलिटिकल साइड पे। लेकिन ओवरऑल हमारा ख्याल है कि जैसे ही वो सारा कुछ आगे बढ़ा रहे तो इस नहीं कह सकते ट्रांजिशन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किसी और को ले आएंगे जो मतलब जी नजीबुल्लाह जी, आप जिस तरह से आप जो बता रहे हैं मैं उसको आपके पास वापस आऊंगी और सुशांत जी से भी पूछूंगी कि क्या ये ट्रांसफर ऑफ पावर इतनी आसानी से हो पाएगा जिसकी हम बात कर रहे हैं या कल्पना कर रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है कि जो विमान भारत के यात्रियों को लेने के लिए पहुंचा था वो रवाना हो गया है काबुल से भारतीय विमान रवाना हुआ है। 129 यात्रियों के साथ रवाना हुआ है, यानी 129 पैसेंजर्स 129 यात्रियों के साथ रवाना हुआ है काबुल से। रात 8 बजे तक दिल्ली पहुंचेगा ये विमान, रात 8 बजे तक दिल्ली पहुंचेगा विमान। काबुल से रवाना हो चुका है। सुबह से आपको बता रहे हैं कि किस तरह से भारत अपने लोगों को वहां से इवैक्यूएट कर रहा है और इसीलिए ये तस्वीरें भी, ये खबर भी इस वक्त आ रही। काबुल से भारतीय विमान रवाना हुआ है इवैक्यूएशन के लिए, लोगों को लेकर वहां से। थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि किस तरह से दिखाया था किस तरह से विमान भारतीयों को लेकर पहुंचा। एक और विमान रात 8 बजे पहुंचेगा। और कैसे तालिबान के सामने अफगान सरकार ने सरेंडर किया है, एक ये रिपोर्ट आपको दिखाती हूं और उसके बाद बात करूंगी अपने मेहमानों से। गोलियों की आवाज, जान बचाने की जद्दोजहद और चेहरे पर खौफ। तस्वीरें काबुल की जहां किसी भी वक्त तालिबान का कब्जा होने वाला है। उस तालिबान का जिसकी
जिसकी क्रूरता की एक नहीं अनगिनत कहानियां हैं। और इसलिए अफगानी जनता तालिबानी लड़ाकों से बचकर काबुल से भाग रही है। उस काबुल से जिस पर बस चंद घंटों में तालिबान का कब्जा होने वाला है। काबुल को तालिबान ने चारों तरफ से घेर लिया और वो पहाड़ों से घिरे काबुल में घुसने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले तालिबानी बगराम प्रांत पहुंचे और वहां की गेट नंबर 13 और 18 से काबुल में दाखिल हुए। इसी के साथ काबुल के पहले जिले पर कब्जा कर लिया। ये तालिबानियों का ही खौफ था कि अमेरिका ने काबुल में फंसे अपने लोगों को वहां से रेस्क्यू करना शुरू कर दिया। अमेरिका ने हेलीकॉप्टर से अपने लोगों को काबुल से निकाला। अफगान कमांडर ने भी काबुल में तालिबानियों के आगे सरेंडर कर दिया और अपनी जान बचाना ही मुनासिब समझा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अफगानिस्तान ये तालिबान राज पहली बार नहीं देख रहा है। इससे पहले भी अफगानिस्तान में तालिबान का राज कायम हुआ था, लेकिन कैसे हुआ था, यानी कि तालिबान पार्ट 1 के बारे में आपको बताती हूं। इस वक्त तालिबान फिर से अफगानिस्तान पर काबिज हो रहा है। पहली बार जब हुआ था तो अफगानियों से विकास के वादे किए थे। अफगान में जो लोग रहते हैं उनसे उन्हें सुनहरे सपने दिखाए गए कि विकास होगा। वादों के चलते अफगानियों का साथ भी मिला और उसके बाद तालिबान ने अफगान में किस तरह से शरिया कानून लागू किया, दोषियों को चौराहे पर उनकी हत्याएं शुरू कर दी, चोरी जैसे आरोप में अंग भंग होने लगे। ये आपने तस्वीरें भी देखी होंगी, कई ऐसे वायरल वीडियोस देखे होंगे। बुर्का पहनना, दाढ़ी बढ़ाना ये अनिवार्य हो गया। वहीं टीवी, सिनेमा, संगीत ये सब बैन कर दिया तालिबान ने। 10 साल से जो बड़ी लड़कियां हैं उनका स्कूल बैन कर दिया, यानी वो स्कूल नहीं जा सकती, घर में रहिए, ये पाबंदियां। 2001 में जो बामियान बुद्धा की मूर्ति थी उसे किस तरह से बम से उड़ाया था, वो तस्वीर आज भी चस्पा है। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर आप देख सकते हैं कैसे वो तस्वीर लोगों की एक तरह से जहन में छप गई थी, जिस तरह बामियान बुद्धा की मूर्ति को तोड़ा था। और एक तस्वीर आ रही है, वो भी आपको दिखाती हूं कि किस तरह से अफगानी सैनिकों से तालिबान ने हथियार छीने। ये तस्वीर देखिए जो अफगानी सैनिक थे, उनसे जब तालिबान धीरे धीरे प्रोविंसेस में पहुंचा है तो वहां पर सेना से हथियार छीन लिए। तस्वीरें देखिए, हथियारों का जखीरा है। इतनी संख्या में ये हथियार जो अफगान सेना से लिए गए और किस तरह से तालिबान ने इन पर कब्जा किया है। ये सब हथियार, अत्याधुनिक हथियार जो कि अमेरिकी फोर्सेस ने अफगान फोर्सेस को दिए। अब ये हथियार पर तालिबान का कब्जा है। ऐसी कई तस्वीरें अफगानिस्तान के अलग अलग प्रांतों से आई हैं जिनमें हथियारों के जखीरे नजर आ रहे हैं और इन सब पर कब्जा है अब तालिबान का। ये तस्वीरें देखिए, हथियारों के जखीरे कहीं ट्रक में लदे हुए हैं, कहीं जीप्स में लाद कर ले जाए जा रहे हैं, कहीं कमरे के कमरे भरे हुए हैं इन हथियारों से। और इन हथियारों को चलाने के लिए जो तालिबान के कैदी हैं उन्हें अलग अलग जेलों से छुड़ाया भी गया है, यानी कि अपनी मौजूदगी को और विस्तार देने की कोशिश जो तालिबान के लड़ाके रहे, जो अमेरिकी सेना के दौरान वहां पर बंदी बनाए गए, उन सबको छुड़ाया गया है अलग अलग जेलों से। अब आपको दिखाती हूं कि तालिबान की वापसी कैसे हुई है। तालिबान का पार्ट 1 मैंने आपको दिखाया क्योंकि पहले एक बार तालिबान अफगानिस्तान पर काबिज हो चुका है, एक बार फिर तालिबान किस तरह से अफगानिस्तान पे काबिज हुआ। 2001 में तालिबान को बेदखल किया गया, सत्ता से बेदखल किया गया, नाटो सेनाओं ने सत्ता से हटाया था। तब से लेकर अब तक किस तरह से सेनाओं का वर्चस्व वहां पर रहा, अमेरिकी सेना रही। 2018 में तालिबान और अमेरिका में बातचीत हुई। ये एक बातचीत के तहत किस तरह फरवरी 2020 में शांति समझौता हुआ। शांति समझौते के बाद अमेरिका ने अफगान से वापसी शुरू की और अमेरिका ने कह दिया कि उनकी फोर्सेस वापस आएंगी। तालिबान ने समझौते को ताक
ताक पर रख दिया। जी हां, समझौते के कोई मायने नहीं रहे और उस समझौते को ताक पर रख दिया गया क्योंकि अफगान इलाकों पर कब्जा शुरू कर दिया। और आज हालात ये है कि पूरे के पूरे देश पर तालिबान का कब्जा हो गया है। मैं सुशांत जी आपके पास आ रही हूं। एक बार अफगानिस्तान ने तालिबान का इतिहास देखा है, तालिबान कब्जा देखा है, फिर वही नौबत आई, फिर वही इतिहास एक बार फिर से दोहराया गया अफगानिस्तान में। किसको जिम्मेदार मानते हैं आप इसके लिए? देखिए, इसमें जिम्मेदार तो बहुत लोग हैं। इसमें अफगानों की भी जिम्मेदारी है, इसमें अमरीकियों की भी जिम्मेदारी है, इसमें बाकी जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय था जिसने तालिबान जब उभर रहा था उसको दोबारा से खड़ा किया जा रहा था, उस पर जो सारी की सारी प्रक्रिया थी उसको नजरअंदाज किया, उस पर भी जिम्मेदारी है। और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी तो पाकिस्तान के ऊपर है जिसने तालिबान को दोबारा से खड़ा किया, उनको संरक्षण दिया, उनको समर्थन दिया, उनको तमाम असला दिया, उनको लोग दिए, उनके सारे मिलिट्री ऑपरेशंस को उन्होंने चलाया। तो ऑब्वियसली वहां पर और उनको किसी ने कुछ कहा नहीं। अमेरिका 20 साल से उनको डू मोर की नसीहत देते रहता था, लेकिन उसने कोई एक्शन नहीं लिया। वहां पर कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया जिसके तहत वो पाकिस्तान का जो ये रोल था उस पर वो लगाम कसता। और आज आप देख लीजिए पाकिस्तान में किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है। अफगान बेचारे जो हैं वो हताश हैं, वो विपदा में हैं, लेकिन पाकिस्तान में जश्न मन रहा है। तो जिम्मेदार तो बहुत लोग हैं। अफगान हुकूमत में जिम्मेदारी है कि किस तरीके से उन्होंने जिस तरीके की करप्शन थी, जिसका एक कारण ये हुआ या जिसका एक नतीजा ये हुआ कि फौज को जो बहुत सारी चीजों की जरूरत थी, जो सप्लाई लाइंस की जरूरत थी, जो लॉजिस्टिक्स की जरूरत थी, वो उनको किसी ने मुहैया नहीं की। बहुत ऐसे लोग जिनको शायद कभी फौज में होना नहीं चाहिए था उनको जर्नैल बना दिया। बहुत सारे जिस तरीके की करप्शन हुई उससे लोगों का जो एक कॉन्फिडेंस था, एक फेथ था इस सरकार में या इस प्रणाली में, सरकार की प्रणाली में, उसको आपने ठेस पहुंचाई। हाँ। फिर अमेरिका ने जो कुछ किया वहां पर या जो कुछ नहीं किया, पैसा तो खूब डाला, लेकिन जिस तरीके से वहां पर विकास करना चाहिए था, जिस तरीके से लोगों की बात सुननी चाहिए थी, वो नहीं किया। और अमेरिका में अमेरिकी फौज ने अपने आला कमान को जिस तरीके के झूठ बताया कि सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा मुझे है। याद है कि पिछली बार जब आप मुझसे मुखातिब थे तो आपने कहा था कि किस तरह से अफगानिस्तान ने एक समय में, अशरफ गनी ने भी शायद पाकिस्तान में एक दोस्त खोजा। मेजर आर्या हमारे साथ स्टूडियो में आ गए। मेजर आर्या, ये भी एक समय में अशरफ गनी ने पाकिस्तान में दोस्त खोजा, शायद वो भी एक बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि हुआ क्या, किया क्या, वो भी साफ है। अशरफ गनी ने सिर्फ दोस्त नहीं खोजा सुचारिता, अशरफ गनी घुटनों पे आ गया था पाकिस्तान के लिए कि किसी तरीके से कोई डील बन जाए, वो डील बनी नहीं उसकी, और अब ये भुगतना पड़ रहा है। और जो सुशांत सरीन जी कह रहे हैं ना टेलीविजन पे, ये बात बड़ी गहरी बात है जो उन्होंने कही है, और जो लोग नजर रखते हैं वही ये बात कह सकते हैं जो उन्होंने कही है। उन्होंने बोला है कि अमेरिका ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करी, जो अमेरिका को करना चाहिए था। अमेरिका क्या होता है, खाका लेके चलता है और हर जगह खाके को फिट करने की कोशिश करता है। आपको लोकल कल्चर अंडरस्टैंड करना पड़ता है, लोकल क्या संस्कृति आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ती है, आपको उसके हिसाब से चलना पड़ता है। अमेरिकन का अपना ये है कि हाँ साहब ये है, वन साइज फिट्स ऑल वाला मामला उनका रहा है, इसलिए इतनी कॉन्फ्लिक्ट होती है। और आज ऐसा है, तालिबान बढ़ा और अफगान नेशनल आर्मी ने घुटने टेक दिया। आपने देखा खुद अपने साथ। बिल्कुल, और तस्वीरें हमने देखी हैं। और अब ये एक बार रिटर्न ऑफ तालिबान हो रहा है फिर से अफगानिस्तान में। ये बहुत दुखद है क्योंकि हमने पिछली बार अफगानिस्तान में तालिबान राज की वो तस्वीरें देखी हैं, पूरी दुनिया ने देखी हैं, और इसीलिए उस राज से डर लगता है काबुल के लोगों को, अफगानिस्तान के लोगों को। मेजर आर्या, एक क्रूर चेहरा है तालिबान, और किस तरह से उन्होंने वो अभी मैंने तस्वीरें दिखाई थोड़ी देर पहले कि महिलाओं के कुछ पोस्टर्स थे काबुल में, उन पर सबसे पहले पुताई हो रही है, तस्वीरें नहीं दिखेंगी। अब सोचिए भविष्य क्या होगा। सुचारिता, जो तंजीम, तालिबान की बात कर रहा हूं, जो तंजीम ये बोल दे कि साहब कोरोना वायरस की वैक्सीन आज से अवैध है, इलीगल है, आप उससे क्या उम्मीद रखेंगे? वो तो यही काम करेंगे। उन्होंने 15 साल की लड़कियों से बोला है कि जो 12, 13, 14, 15 साल की लड़कियों से ऊपर है वो सब के सब तालिबान फाइटर्स की बीवियां बनेंगी, उनके साथ शादी। तो वो तो बिल्कुल देखिए, उनका एक जिसको दानवराज कहते हैं, उनका दानवराज है, वो लोग करते ही ये हैं। हाँ, एक उनका सोफिस्टिकेटेड चेहरा आ गया है जो दोहा या कतर में जाएगा, जैसे वो बातचीत करेगा, जो चाइना जाएगा डेलीगेशन वो बातचीत करेगा। एक तालिबान का वो चेहरा है सुचारिता जो कि सोशल मीडिया पर रहेगा, एक मेन स्ट्रीम मीडिया पर रहेगा, एक कोई मीडिया को ब्रीफ कर रहा है, कोई वेबसाइट चला रहा है। तो वो लोग भी हैं जो तालिबान का एक चेहरा मैनेज कर रहे हैं। लेकिन
लेकिन तालिबान का असली चेहरा वही है कि जहां पे औरत का पोस्टर देखा उस पर कालिक पोंछ दी। हर चीज के ऊपर सवाल उठाना और बड़ी एक नैरो माइंडेडनेस के साथ, एक वर्ल्ड व्यू के साथ दुनिया को देखना कि अगर कोई भी हमारे सामने आता है जो हमने बात कही है वो सुचारता उसको बिलीव नहीं करता, फिर उसका एक ही सजा, सरतन से जुदा। बिल्कुल। और मेजर आर्य, नजीबुल्लाह साहब हमारे साथ सीधे काबुल से जुड़े हुए हैं और मैं उनसे यही पूछ रही थी कि एक बार फिर से अफगानिस्तान में तालिबान का राज है और ये एक तरह से दहशत में भरता है उन लोगों को। जो हमने तस्वीरें देखी नजीबुल्लाह साहब, एक सायरा जी एक फिल्म मेकर हैं काबुल से, और वो किस तरह से वीडियो बना रही थी और वो भाग रही थी। मुझे एक महिला, ये देखिए तस्वीर भी मैं दिखा रही हूं, ये एक महिला फिल्म मेकर काबुल में होना, अफगानिस्तान में होना, मैं सोच रही हूं अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से वो काम कर पा रही थी। लेकिन अब ये तस्वीरें क्या सिर्फ हिस्ट्री हो जाएंगी, क्योंकि तालिबान राज में ये मुमकिन होगा क्या नजीबुल्लाह साहब? जी, जहां तक तालिबान की पिछली गवर्नमेंट की बात करें, या मतलब जो एक्सपीरियंस लोग रखते हैं और आज जैसे वो आए हैं, मतलब जिन इलाकों पे काबिज हुए हैं, तो जाहिर सी बात है डर तो यही है, सबको यही लग रहा है कि वही जो 90s में हुआ था, खासकर 95 के बाद 2001 तक, तो वही होगा। जैसे मतलब आपने इस फिल्म मेकर की बात की, अब देखें ये जो तस्वीरें आपने दिखाई ये ब्यूटी पार्लर की है। जाहिर सी बात है ब्यूटी पार्लर्स पे तो मतलब उन्होंने औरतों की वो मेकअप की तस्वीरें लगाई थी, तो तालिबान अभी तक वहां नहीं पहुंचे, लेकिन वो जो ऑनर्स हैं वहां के, उन्होंने वो तस्वीरें हटाई हैं। तो ये एक तरह से पूरा डर तो बैठ चुका है और ये डर तो रहेगा। अब क्या ये चेंज हुए नहीं हुए, ये कल का तो कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो आज देख रहे हैं वो कंप्लीटली पैनिक है, कंप्लीटली पैनिक। मैं आपसे पूछूंगी नजीबुल्लाह साहब, ये जानना जरूरी भी है क्योंकि बार बार ये बातें हो रही। 2 दिन पहले तक जो अशरफ गनी कह रहे थे कि वो तालिबान से फाइट करेंगे और तालिबान के आगे सरेंडर नहीं करेंगे, खबरें ये आई कि सरेंडर कर चुके हैं। अशरफ गनी इस वक्त कहां है? अशरफ गनी तो इस वक्त प्रेसिडेंट हाउस में ही है और 3 घंटा पहले उनकी भी स्टेटमेंट है, ये तालिबान की भी, कि वो पॉलिटिकल सेटलमेंट के जरिए ट्रांसफर ऑफ पावर करेंगे। और अशरफ गनी के पास तो अब कोई ऑप्शन ही नहीं है, मतलब रिजिग्नेशन में भी वो दे चुके हो, लिख चुके हो, साइन कर चुके हो, लेकिन वो अभी तक ऑफिशियली ऐलान नहीं हो चुका। यहाँ की बात तो कंप्लीटली खत्म हुई। ये कि आपने 2 दिन की बात की कि 2 दिन पहले वो कुछ कह रहे थे, तो किसी को नहीं लग रहा था, किसी को भी नहीं लग रहा था कि सब कुछ इतना ड्रामेटिक हो जाएगा। और तालिबान के साथ अफगान फौज मैक्सिमम जो फौज थी वो लड़ी भी नहीं। तो ये ठीक है, एक तरफ से तो ब्लैंडर था बहुत ज्यादा अमेरिका की तरफ से, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि ये सिनेरियो कैलकुलेशन इसको हम कह सकते हैं कि कैलकुलेटेड सिनेरियो था, कैसे ये सब कुछ हो जाता है और 4 आवर्स में 48 आवर्स में सब कुछ कैसे हुआ। तो इट मींस के बाज जगहों पे इवन के अफगान गवर्नमेंट की तरफ से, लीडरशिप की तरफ से कॉल्स की गई है कि आप आगे मत लड़े, सरेंडर नजीबुल्लाह साहब, तो ये सारा कुछ कैलकुलेटेड ही हो सकता है। जी नजीबुल्लाह साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं जो मेरी समझ में नहीं आया। आपने बोला कि नेगोशिएट करेंगे, एक सेटलमेंट की बात है, पॉलिटिकल सेटलमेंट की बात है, आपका भी बयान था थोड़े एक मिनट पहले आपने बोला था, पर क्या ये सही समय है? ये कैसी सेटलमेंट है, कैसा नेगोशिएशन है जब तालिबान काबुल के अंदर घुस गया है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे वो काबिज हो चुका है, लोग डर रहे हैं, अफरा तफरी का माहौल है। हमें तो यही हर समय हमें लगता है और होना भी ऐसी चाहिए कि नेगोशिएशन हैज टू बी डन फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। अब नेगोशिएशन करने वो क्या नेगोशिएट करेंगे? उनके पास ऐसी नेगोशिएशन की कौन सी चीज है जो तालिबान मान लेगा? उसको हम सो कॉल्ड नेगोशिएशन नहीं कह सकते, बराए नाम, ताकि थोड़ी बहुत जो इज्जत है वो रह जाए अफगान गवर्नमेंट के पास या सदर गनी के पास। मतलब ये है कि मतलब तालिबान भी ये नहीं चाहते कि जैसे बाकी सारे प्रोविंसेस में बाय फोर्स घुसे, तो काबुल में और काबुल के प्रेसिडेंशियल हाउस में भी घुसे, तो एक तरह से एक कागज होगी, देना लेना पड़ेगा। बाकी अफगान गवर्नमेंट की तरफ से कोई नेगोशिएशन नहीं है कि इसमें पावर शेयरिंग की बात हो, नहीं, पावर शेयरिंग की बात नहीं है। वो 33 प्रोविंसेस आउट ऑफ 34 ले चुके हैं, उन पे वो पूरी तरह वो काबिज हैं, पूरा पावर है उनका। तो ऐसा ऐसे नेगोशिएशन नहीं है, सिर्फ ये है कि मतलब आराम से बिना किसी फायर के काबुल को उनके हवाले किया जाए एक पेपर के ऊपर। नजीबुल्लाह जी, आप हमसे बात कर रहे हैं, सीधे काबुल से जुड़ रहे हैं, फिक्रमंद हम आपके लिए भी हैं। आप अपना ख्याल रखें क्योंकि इस वक्त बहुत तेजी से चीजें बदल रही हैं अफगानिस्तान में और उस पर हम सबकी नजरें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए सुशांत जी, आपका भी, नजीबुल्लाह साहब आपका भी।